ऑफ कम्युनिकेशन को जिसमें ये प्रोसेस डिफाइन हुआ है हम HTTP प्रोटोकॉल से अचीव करते हैं। और प्रोटोकॉल में बेसिकली रूल्स होते हैं कि कम्युनिकेशन के रूल्स क्या हैं, सिस्टम ए सिस्टम बी से कैसे कनेक्ट होगा। अब मेरा जो सिस्टम है ये वाला, इट इज नॉट कनेक्टेड टू द पब्लिक IP, नॉट अवेलेबल 24 आवर्स ऑन द इंटरनेट, बट मुझे एक IP एड्रेस इस टाइम मेरे ISP ने प्रोवाइड किया हुआ है। फिर TCL कह लें या कोई और ABC कोई कंपनी कह लें जिसने मुझे एक IP एड्रेस दिया हुआ है जिसको यूज करते हुए मैं इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मेरा एक सिस्टम गूगल के साथ कनेक्ट होता है, मेरे सिस्टम से रिक्वेस्ट गूगल के पास जाती है, लेकिन गूगल के पास जाने से पहले वो रिक्वेस्ट जाती है लोकल DNS के पास। ठीक है, जब लोकल DNS के पास रिक्वेस्ट जाती है, वेब रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल, तो जब वो लोकल DNS के पास रिक्वेस्ट जाती है तो वो क्या करता है कि अपने रिकॉर्ड में हमें चेक करके बताता है कि कहाँ पे जो ये रिक्वेस्ट है वो किस IP पे फॉरवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, और हमें जैसे ही वो रिस्पॉन्स मिलता है तो एक्चुअली जिसकी एग्जीक्यूशन है वो बड़ी डिफरेंट है। अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं एक डायग्राम ओवर मायरो। या दिस इज बोर्ड जो कि मैंने प्रीवियसली बनाया हुआ था किसी और लेक्चर के लिए। जब आप रिक्वेस्ट करते हैं ब्राउजर से, अपने ब्राउजर पे आप रिक्वेस्ट करते हैं google.com की, तो वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली जाती है DNS डोमेन नेम सर्वर जो आपका बेसिकली उसको, उस सर्वर क्या करता है, उस सर्वर के पास एक टेबल होता है। ठीक है, उस टेबल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि रिकॉर्ड होते हैं। किस तरह से रिकॉर्ड होते हैं कि आप समझ लें कि google.com के अगेंस्ट ये IP एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स में हमें ये IP एड्रेस भेजेगा, किसको, हमारे ब्राउजर को। मैंने क्रोम से रिक्वेस्ट की google.com को, रिक्वेस्ट की DNS को, और DNS ने मुझे IP एड्रेस वापस किया। फिर मेरा ब्राउजर डायरेक्टली इस IP एड्रेस को पिंग करेगा, डायरेक्टली इस एड्रेस को पिंग करेगा, तो वो उस कंप्यूटर पे चला जाएगा जो कि गूगल का सर्वर है एक्चुअली। ठीक है, तो रिक्वेस्ट चलेगी सीधी गूगल के पास। अब गूगल ने क्या किया हुआ है, गूगल ने अपने सिस्टम के अंदर एक HTML की फाइल रखी हुई है। ठीक है, वो आपको रिस्पॉन्स में HTML की फाइल दे देता है। किस तरह से देता है, HTTP प्रोटोकॉल के तहत देता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी इस प्रोटोकॉल के थ्रू जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आप इस प्रोटोकॉल पे डाटा ट्रांसफर करा सकते हैं, और डाटा जो ट्रांसफर होगा वो HTML टाइप का होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो टैग्स हैं। इसी तरह से हम किसी भी वेबसाइट को अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक डेवलपर टूल होता है क्रोम के ऊपर। अगर आप किसी वेबसाइट पर राइट क्लिक करते हैं तो आप इंस्पेक्ट में आके देख सकते हो, यहाँ पे एलिमेंट्स में आपको HTML सारी नजर आएगी किसी भी वेबसाइट की, चाहे वो गूगल है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो जूम है। हर एक जो वेबसाइट है ना वो HTML पे बनी हुई है। तो वो HTML एक बिल्कुल कोर पार्ट है हमारे कोर्स का भी और वेब डेवलपमेंट का भी। इसके बगैर तो वेब बनना पॉसिबल नहीं है अभी। ठीक है, तो ये HTML आपको नजर आ जाएगी। आप फेसबुक पे आते हैं तो आपको यहाँ पे भी HTML नजर आ जाएगी, राइट। सो इन दैट केस HTML इज कंपल्सरी। बट द सिस्टम जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं कि हम लोग जब रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी नाम से, डोमेन नेम से, तो एक्चुअली वो डोमेन नेम ट्रांसलेट हो जाता है IP एड्रेस में, जो IP एड्रेस वापस मेरी मशीन को देता है DNS। फिर मेरी मशीन, आपको तो यही नजर आता है कि आपने गूगल को पिंग किया है। बैकएंड पे क्या हो रहा होता है कि आप पहले DNS के पास जाते हैं, DNS से IP लेके वापस आते हैं, फिर आप उस IP पे रिक्वेस्ट करते हैं, और उस IP पे जब रिक्वेस्ट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट सीधी उस कंप्यूटर पे जाती है जो कि एक डिवाइस है, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है और उसका एक यूनिक एड्रेस है। ठीक है, और वो पब्लिक IP पे है। पब्लिक IP वो IPs होते हैं जो 24 आवर्स अवेलेबल है, डेडिकेटेड है सिर्फ उसी डिवाइस के लिए। तो वहां पे जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पे रिक्वेस्ट करने के नतीजे में आपको HTML मिलती है। जब आपको HTML मिलती है तो वो HTML आपका जो ब्राउजर है क्रोम वो उसको समझ सकता है। जब वो उसको समझ सकता है तो वो आपको एक पेज बना के दिखा देता है कि भाई इस सारी HTML का ये मतलब है जो तुम्हें नजर आ रहा है, राइट।
तो ये जो सारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का साइकिल था, इसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसमें मेरी मशीन जो मेरा लोकल सिस्टम है दैट इज एक्टिंग एज अ क्लाइंट, और जो गूगल का सर्वर है, गूगल का जो कंप्यूटर है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, दैट इज एक्टिंग एज अ दैट इज एक्टिंग एज अ सर्वर जो कि रिक्वेस्ट को ऑनर कर रहा है। ठीक है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट साइकिल वेयर माई क्रोम और माई मशीन इज अ क्लाइंट एंड गूगल्स मशीन, गूगल्स कंप्यूटर इज अ सर्वर। तो आप क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट करते हो और सर्वर आपके रिक्वेस्ट को ऑनर करता है। इसी तरह सर्वर के पास कैपेसिटी होती है कि वो एट अ टाइम पे मल्टीपल गजिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट को ऑनर कर सकता है। तो मैं अपने घर में बैठा भी क्रोम इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग भी क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे पास को 25 टैब क्रोम में खुले हुए हैं और मैं सब पे गूगल खोल के बैठा हूँ। गूगल को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गूगल का अपना बहुत बड़ा डेटा सेंटर है। उन्होंने थ्रॉटलिंग की हुई है, उन्होंने जो सारे सिस्टम के ऊपर रिक्वेस्ट है उनको डिवाइड किया हुआ है कि अगर उनके किसी टाइम पे प्रेशर आता है तो रिक्वेस्ट किस किस डाटा सेंटर को कहाँ कहाँ से जानी चाहिए। इसीलिए कंपनीज हर रीजन में अपना डाटा सेंटर बनाती है। इस तरह गूगल का डेटा सेंटर एशिया में सिंगापुर में अवेलेबल होगा और उधर बना होगा, मे बी इंडिया में भी उनका कोई ऑफिस हो, वहां पे भी डेटा सेंटर हो। फेसबुक ने रिसेंटली अपना डेटा सेंटर सिंगापुर में बनाया है यूएस के बाद। तो इस तरह से डिफरेंट जो बड़ी कंपनीज हैं जो कि वेबसाइट्स पे काम करती हैं, जिनके ऊपर मिलियन गजिलियंस का डेटा है, वो अपने डेटा सेंटर्स को जो है वो मेंटेन रखती हैं, और वहां पे बड़े बड़े सर्वर्स पड़े होते हैं जिनमें बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव्स लगी होती हैं, कोर्स होती हैं, और वो उधर एक सेंट्रली जो कूलिंग टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाता है ताकि वो सारे सर्वर्स जो है उनका टेम्परेचर मेंटेन रहे और शॉर्ट सर्किट ना हो। तो एक डेटा सेंटर बहुत एक्सपेंसिव होता है और उसमें लोगों का डेटा होता है और उसकी उसी की सारी प्राइस है। ठीक है, गूगल कैसे कमा रहा है, फेसबुक कैसे कमा रही है, वो डेटा की बेस पे कमा रहे हैं। उनका उनका वे ऑफ अर्निंग क्या है, इस पे हम लोग लेटर ऑन बात करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने ये जो वैम्प एम्प जैम्प कर रहे हैं कुछ शौकिया नहीं कर रहे। हम जो काम गूगल से लेते हैं, अभी वो काम हम जो काम क्रोम से रिक्वेस्ट करके दूसरे सर्वर से लेते हैं, वो हम चाह रहे हैं हमारी मशीन को हम बना लें एट अ टाइम क्लाइंट भी और एट अ टाइम सर्वर भी। इसलिए हमने जैम्प को इंस्टॉल कर लिया, वैम्प को इंस्टॉल कर लिया या एम्प्स को इंस्टॉल कर लिया। इन तीनों का काम क्या है कि ये आपकी मशीन को एज अ क्लाइंट भी एक्ट करवाते हैं और एज अ सर्वर भी एक्ट करवाते हैं। ठीक है, जब आप अपनी मशीन पर लिखते हैं जी लोकल होस्ट स्लैश, कल हमने वेबसाइट बनाई थी ग्रुप टेक के नाम से, इसका रिस्पांस मेरे ही सिस्टम से आ रहा है। कहां से आ रहा है मुझे पता है कि एफ ड्राइव के अंदर एप्स का फोल्डर पड़ा है, वहां पे www का फोल्डर है, वहां पे मेरे पास ग्रुप टेक का फोल्डर है वेबसाइट का, वहां से जो स्टार्टिंग पेज है वो मुझे डिस्प्ले हो जाता है। तो मेरा ही लोकल सिस्टम मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है। अब ये वाली जो लोकल होस्ट स्लैश ग्रुप टेक है ये आपके पास नहीं चलेगी अनलेस आप अपने पास एक इंस्टांस इसका बनाते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, वर्डप्रेस डाउनलोड करते हैं, उसको सेट करते हैं, यूआरएल यही रखते हैं और फिर आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो मेरा सिस्टम इस टाइम मेरे लिए क्लाइंट भी है और क्या है, सर्वर भी है। बात समझ आ गई? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हम इसको कर क्यों रहे हैं, क्या साइंस क्या है पीछे इसको इस्तेमाल करने की, क्यों हम ये सारा कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं। कि हम अपनी मशीन को एट अ टाइम क्लाइंट भी बनाना चाहते हैं और सर्वर भी बनाना चाहते हैं एट अ टाइम, कि वो क्लाइंट भी एक्ट करे, सर्वर भी एक्ट करे। जब ये रिस्पॉन्स चाहे मतलब इस यूआरएल पे जाए तो उसको यूआरएल पे रिस्पॉन्स अपने ही सिस्टम से मिल जाए। और इससे हमारी बहुत बड़ी हेडेक कम होती है कि अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो हम लोग तो वेब डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। तो हम एक सर्वर की ही कॉपी एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में मिल गई है जिसके ऊपर हम इजीली सारी सारी वेबसाइट बना लेते हैं। उसका मकसद ये है कि आपको एक फ्री लेबोरेटरी मिल गई है जहां पे आप जैसे मर्जी प्ले कर लो। ठीक है, इस लेबोरेटरी के अंदर आप प्ले करके अपनी मर्जी की चीज तैयार करो और उसके बाद उठा के आप एक इंटरनेट पे सर्वर बाय करो, एक सिस्टम बाय करो जहां पे अगेन अपाची जैम शैम सब कुछ पहले से इंस्टॉल्ड होगा। आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ अपना कोड कॉपी करना है और वहां पे रख देना है बस, एंड इट विल बी वर्किंग फाइन। दिस इज द रियल स्टोरी बिहाइंड इट। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोकल सिस्टम को सर्वर की तरह से बना लें ताकि हम खुद ही रिक्वेस्ट करें और हमें खुद ही रिस्पॉन्स मिले, और हम उसको जिस तरह से लेबोरेटरी में काम करना चाहते हैं अपनी मर्जी की चीज जब तैयार कर लेंगे तब हम उसको सर्वर पर लेके चले जाएंगे। और इस प्रोसेस को लोकल होस्ट, लोकल वाई वी कॉल इट अ लोकल होस्ट, बिकॉज इट इज ऑन लोकल मशीन एंड इट इज होस्टिंग अ वेबसाइट एंड इट इज रिस्पॉन्डिंग टू एवरी रिक्वेस्ट। होस्ट मतलब मेजबान। तो कोई आपके घर आता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो, खिलाते पिलाते हो, तो यू एक्ट एज अ होस्ट। इसी तरह से रिक्वेस्ट आपके सिस्टम पे आ रही है और आप ही होस्ट बने हुए और आप उस रिक्वेस्ट को ऑनर कर रहे हैं। सो दिस दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड लोकल होस्ट। ये लोकल होस्ट की कहानी है। और उसके आगे ग्रुप टेक आपकी वेबसाइट का नाम है जिससे आपको आपका रिक्वायर्ड जो डेटा है वो मिल रहा है। यानी इस यूआरएल की बेस पे अभी
मेरे सर्वर को, एम्प्स को, जैम्प को ये पता चलता है कि ये इसने कौन से फोल्डर की वेबसाइट मांगी है। अगर मैं यहाँ पे गलत फोल्डर दे दूंगा तो मुझे एरर आ जाएगा, मुझे 404 देगा, नॉट फाउंड। ठीक है। और इन सारे फोल्डर्स को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरी। जिस तरह मैंने, मुझे किसी ने भी क्वेश्चन किया था कि सर मुझे 404 आ रहा है, तो मैंने उन्हें रिस्पॉन्स किया कि भाई आपको जो है राइट नाउ डायरेक्टरी का इशू आ रहा है। तो डायरेक्टरी का मतलब है कि आपकी रिक्वेस्ट सही फोल्डर में नहीं जा रही, आपका यूआरएल शायद मिस्टेकन है। अगर आपकी डेटाबेस एक्सेस नहीं हो रही तो आपके शायद क्रेडेंशियल्स में फॉल्ट है। तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है जिसकी वजह से आपको वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है। सो इन दैट केस हम इसको लोकलो स्लैश ग्रुप टेक करते हैं और हमें रिस्पॉन्स वापस मिल जाता है। या व्हाट पीयर टू पीयर, आयशा नसीर, वुड यू वांट टू ऐड समथिंग? तो सर वेबसाइट नेम और डोमेन नेम सेम होते हैं क्या? हाँ जी, मेरे लिए तो वो सेम ही है। वेबसाइट का नाम और डोमेन का नाम सेम ही है। डिफरेंट हो सकते हैं अगर आप यूआरएल कुछ और रखते हैं और वेबसाइट का नाम कुछ और रखते हैं। अगर मैं यूआरएल ले लेता हूँ abc.com और वेबसाइट के यहाँ पे टाइटल लिख दूं C10 क्रिकेट, ठीक है, सो इन दैट केस वेबसाइट का नाम C10 क्रिकेट है और डोमेन नेम जो है वो abc.com है। सो यूजुअली लोग जो डोमेन नेम लेते हैं उसी तरह का जो है वो वेबसाइट का नाम भी रखते हैं। सॉरी इलियास, I've already explained that। जो चीजें बता चुका हूँ उसको ध्यान से सुने, बार बार रिपीट नहीं कर सकता। अच्छा, अब मेरे पास लोकली मैंने इंस्टॉल करना था वैम्प को, डाउनलोड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ओपन करता हूँ, मैं वैम्प की इंस्टॉलेशन जो है वो कंटिन्यू करने लगा हूँ। आप लोगों के लिए मैं सारी चीज को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इट्स थर्ड टाइम कि मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। अब प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को इंस्टॉलेशन के इश्यूज ना आए मजीद। ठीक है। ये जी मेरे पास वैम्प का सेटअप आ गया, इसको आपके सामने शेयर कर देता हूँ। सेटअप सिलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश। पहला प्रोसेस में आपने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया। सेकंड प्रोसेस से अब आप एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करेंगे तो आपके पास ये नेक्स्ट का बटन इनेबल होगा। सो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट। फिर इंस्टॉलेशन ऑफ वैम्प सर्वर, व्हेन यू आर रेडी टू कंटिन्यू विद सेटअप क्लिक नेक्स्ट। तो आप इस सारा कुछ पढ़ने के लिए, और हम लोग कभी नहीं पढ़ते। इफ दिस प्रीरिक्विजिट्स क्या है, अगर आप देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। बिफोर प्रोसीडिंग विद इंस्टॉलेशन ऑफ वैम्प सर्वर यू मस्ट इनेबल द सर्टेन एलिमेंट्स that are installed on your system, otherwise WAMP server will absolutely not run, and in addition installation will be faulty and you need to remove the WAMP server before installing the elements that were missing। तो इसको लाजमी पढ़े। make sure you are up to date in redistributable package VC9, VC10, VC11, VC13, VC15, VS16। सो ये पैकेजेस कहाँ पे नजर आएंगे? ये पैकेजेस हमारे कंट्रोल पैनल में अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। मैंने कल भी दिखाया था कल या परसों के लेक्चर में कि मेरे पास यहाँ पे कोई रीडिस्ट्रीब्यूटेबल का एक पैकेज जो है वो अवेलेबल है, और वो 2019 का था आई थिंक। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे C++ 2015 टू 2019 रीडिस्ट्रीब्यूटेबल x64 ये इंस्टॉल्ड है। ठीक है। वैम्प को ये सारे चाहिए, और मेरा हाल VC15 मेरे पास है, VS16 नहीं है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ये पैकेजेस नीचे देख सकते हैं, उसने बताया हुआ है कि यहाँ पे आपको पैकेजेस मिल जाएंगे। डू नॉट इंस्टॉल वैम्प सर्वर ओवर एन एग्जिस्टिंग वर्जन। पहले से अगर कोई वैम्प आपके पास इंस्टॉल है तो उसके ऊपर दोबारा से इंस्टॉलेशन मत कीजिएगा। इंस्टॉल वैम्प सर्वर इन अ फोल्डर एट द रूट ऑफ, ना सी में डायरेक्टली वैम्प बना लें या डी में बना लें। आई वुड से कि आप डी में बना लें। सो वी मस्ट डू बिफोर इंस्टॉलेशन क्लोज स्काइप। अगर आपके पास स्काइप चल रहा है तो आप स्काइप को बंद करें ताकि आपकी पोर्ट 80 फ्री हो। अगर आपके पास IIS चल रहा है, IIS कहाँ से पता चलेगा? अगेन हमें कंट्रोल पैनल में जाना है या सर्विसेज में जाते हैं हम लोग अपने सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास IIS की सर्विस आ रही होती है, इंटरनेट। तो मेरे पास IIS की सर्विस नहीं है।
ठीक है, IIS जो है वो बेसिकली विंडोज के सर्वर है। तो अगर आपके पास वो चल रहा होता है तो फिर आप के लिए ये इंस्टॉलेशन फॉल्टी होगी। सो वो यूजुअली उन लोगों के पास चल रहा होता है जिन्होंने अपने सिस्टम के ऊपर डॉट नेट की विजुअल स्टूडियो का कोई वर्जन इंस्टॉल पहले से किया हो, तो उनका IIS रनिंग में होता है। तो मेक श्योर कि आप उस सर्विस को यहाँ पे अगर आपको नजर आती है IIS स्टैंड्स फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सर्विस आपके पास अगर विंडोज पे चल रही है तो आप सिंपली इसको पहले डिसेबल कर लेंगे। ठीक है, आप राइट क्लिक किसी भी सर्विस पे क्लिक करें और यहाँ से आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो जिनके सिस्टम में ये सर्विस चल रही होगी प्लीज उसको स्टॉप कर लीजिएगा। और उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये रिडिस्ट्रीब्यूटेबल पैकेजेस की आई थिंक मुझे अभी जरूरत नहीं है, 2015 मेरे पास है। और ये वैसे आ चुका है 2015 से 2022। सो VC19 रीडिस्ट्रीब्यूटेबल विजुअल C++ 15 से 19 सुपरसीड्स बाय VC17। ठीक है, VC17 सुपरसीड कर रहा है। सो इफ वी वांट इंस्टॉल इट तो मैं यहाँ से क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है मुझे शायद यहाँ से उसकी डाउनलोडिंग मिल जाए। तो जैसे ही मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो ये रीडिस्ट्रीब्यूटेबल का पैकेज मुझे मिला है। इसको मैं स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। इसकी डाउनलोडिंग मेरे पास आएगी, एक्जी फाइल है, डबल क्लिक करूंगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेना तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये सारे मसले नहीं आएंगे जो आपको अभी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने इंस्टॉल कर लिया। इसको मैं ओपन करता हूँ, रीडिस्ट्रीब्यूटेबल जो पैकेज है, और इसको हम सिंपली इंस्टॉल कर लेते हैं। प्लान ये था कि हम लोग वर्डप्रेस को पहले देखेंगे, वर्डप्रेस की लोकल इंस्टॉलेशन देखेंगे, वर्डप्रेस के ऊपर थीम प्लगइन्स कैसे सेटअप करते हैं वो देखेंगे, और डेमो इंस्टॉलेशन करेंगे और इससे रिलेटेड एक गिग फाइनल करेंगे। उसके बाद अगले कंटेंट पे जाएंगे। दिस वाज द प्लान। तो ये जो लेक्चर है यही सेकंड या थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे बच्चों ने क्लास नहीं ली, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे मसले आए हैं। तो मेरा ख्याल है इट्स अब आपको एटलीस्ट थर्ड लेक्चर है हमारा ये, तो अब आपको रेगुलर हो जाना चाहिए ताकि आपको क्लास की टाइमिंग का भी पता हो और जो काम आपने करने हैं उनका भी पता हो। तो सबसे पहला काम यही था। मैंने बोला था कि विंडोज अपडेटेड आपके पास होनी चाहिए। अगर मैं नहीं बोल पाया तो मैं भी बता रहा हूँ, कोशिश करें आपके पास विंडोज 10 है उसकी लेटेस्ट रिलीज अपने पास रखें। आपके पास पहले से जैम्प वैम्प इंस्टॉल है, विंडोज को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, आप उसी पे काम करें। नहीं है तो आप जैम्प वैम्प या एम्प, बेहतर है विंडोज के लिए वैम्प कर लें। मैंने एम्प्स क्यों चूज किया है, मैंने मैक से मैकिन्टॉश से मूव किया हूँ विंडोज पे, तो मैं वहां एम्प्स इस्तेमाल कर रहा था। मैंने यहाँ भी कोशिश की मैं एम्प्स इस्तेमाल कर लूँ, जरूरी नहीं है। ठीक है, कोशिश करें आप लोग वैम्प इस्तेमाल कर लें और वैम्प के बाद वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कर लें, जो कि अभी हम कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद हम लोग फिर एक सिंपल पोस्ट क्रिएट करेंगे, फिर हम लोग थीमिंग पे और वेबसाइट के लेआउट के ऊपर बात करेंगे, और वहां से फिर असल कहानी है हमारी वेब डेवलपमेंट की स्टार्ट हो जाएगी। ओके। No action was taken as a system reboot is required. So this is a problem with my system. So you must restart your system before you can use the software. मैं अभी इंस्टॉल नहीं कर सकता, I'm in the class, so I'm just gonna do it next. C में इंस्टॉल कर रहा है, मैं इसको C में नहीं लेके जा रहा, मैं इसको F में लेके जा रहा हूँ। F में इसको डायरेक्टली इसका एक फोल्डर क्रिएट कर दे। अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो वो कहेगा कि जी पाथ स्पेसिफाई नहीं है, तो मुझे यहाँ पे तो इसका नाम जो है वो सेटअप करना है। तो मैं यहाँ पे वैम्प लिख देता हूँ स्मॉलर में, कि यानी एफ जो ड्राइव है उसके अंदर वैम्प की एक डायरेक्टरी बनाए और सारा कुछ जो है वो उसी के अंदर रखे। स्क्रीन साइज मैं आप लोगों के लिए जरा एनहांस कर दूं। अच्छा जी, यहाँ से हम जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन सी है। मारिया डीबी 10.10.2, मारिया डीबी 10.9.4, 10.6.11, और I wanna just choose this one, 6.11, और MySQL 5.7
7 करना चाह रहे हैं या 8.01 करना चाह रहे हैं। बहुत सारी साइट्स पे गाइस अभी 5.7 चल रहा होगा, तो MariaDB का हमने ये वर्जन किया है। MySQL का मैं ये वर्जन सेलेक्ट कर रहा हूँ 5.7, दोनों मिनिमम। लेटेस्ट मैंने नहीं रखे क्योंकि लेटेस्ट में इश्यूज होते हैं और बहुत ज्यादा वो भी फिक्सेस आने वाले होते हैं उनके, और उसमें प्रॉब्लम आती है, तो मैंने मिनिमम वर्जन दोनों इंस्टॉल कर लिए। अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो वैम्प हमारे पास सिस्टम पे काम करना शुरू कर देगा। अच्छा, इन द मीन टाइम देयर आर 3 हैंड्स रेज्ड। हाफिज रिजवान हसन जी। हाफिज, आप क्या क्वेश्चन आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम तो सलाम। सर, अगर विंडो 8.1 है तो उस पर भी ये सेम जो है वो जैम्प या एम्प वगैरह हम इंस्टॉल कर सकते हैं? कर फिर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप विंडोज 10 पे मूव कर जाएं। अगर लैपटॉप का इशू है कि लैपटॉप विंडोज 10 नहीं चलाता, तो जी। फिर मजबूरन आप कोशिश करें कि इनका कोई पिछला वर्जन चूज कर लें, वैम्प का एक वर्जन पीछे चले जाएं, वो इस्तेमाल कर लें, या गूगल पे देख लें कि 8 के साथ वैम्प का कौन सा वर्जन सूटेबल है, वो इंस्टॉल कर लें। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, अपनी विंडोज के हिसाब से जो इंटरनेट पे सजेस्टेड है ना, वो आप इंस्टॉल कर लें। थैंक यू। कोशिश करें लेटेस्ट करके, अगर वो चलता है ठीक है, नहीं चलता तो आप उससे पिछले वर्जन पे जाए, क्योंकि बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी हर चीज में नहीं होती। ओके। जावेद अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, जो अभी आपने स्क्रीन शेयर की हुई है ना, मेरे सर शो नहीं हो रहा। मेरी पास प्रॉब्लम है, सबके पास है क्या शो नहीं हो रहा? स्क्रीन सर। मैं शो दोबारा कीजिए शेयर आप कर सर। देता हूँ गाइस। शो हो रहा है? सर अब हुआ है। अच्छा, चलो, आई डोंट नो क्या मसला है। मैंने इसलिए पहले अमन से पूछा था कि स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। चले, कोई बात नहीं। अब हैंड डाउन कर लें जावेद अली। आसिफ इकबाल, आपको मैंने क्वेरी के लिए अनम्यूट किया था, आप थे नहीं, आप हैंड डाउन कर लें। इस्माइल जी, इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपने जो है ना सेटअप को एफ ब्लॉक में इंस्टॉल किया, सी में क्यों नहीं किया, या ये सी लाजमी में है? इसलिए नहीं किया, सी में इसलिए नहीं किया कि मेरी विंडो जो है वो करप्ट हो सकती है किसी भी टाइम पे, या कोई सॉफ्टवेयर को वायरस आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो मुझे सी को रिफ्रेश करना पड़ जाता है। ठीक सर। इसलिए मैंने डी में रखा है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स 4-4 6-6 माह, 1-1 साल, 2-2 साल लंबे होते हैं, जी तो सर। फिर अगर आप डाटा लॉस कर देंगे अपना, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए मैंने उसको एहतियातन एफ में किया। अगर आप सी में करना चाहें कर सकते हैं, उसमें कोई मसला यूज नहीं। करते वक्त सर कोई इशू तो नहीं बनता ना इसको जब हम? नो 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 प्रॉब्लम। ओके सर, नो। थैंक यू। ओके। अच्छा जी। जैनब। जैनब। अबू रिजवी। हाँ सर, मेरे पास विंडोज 7 है तो शायद इस वजह तो इशू नहीं है वैम्प का। जी जी, डेफिनेटली इसी वजह से आ रहा है। विंडोज अपडेट करें अपनी। और उसमें माइक्रोसॉफ्ट विजुअल भी नहीं हुआ हुआ, सी प्लस प्लस जो है मेरे ख्याल से। अभी शायद इन दोनों चीज़ों की वजह से इशू ना हो। पॉसिबल है, लेकिन उसका माइक्रोसॉफ्ट विजुअल का कोई इससे ताल्लुक नहीं है। आपको 7, जो विंडोज 7 के कंपैटिबल जैम्प है या वैम्प है, आप वो कोशिश करें, वो आपका चल जाएगा।
और कोशिश करें कि आप अपने सिस्टम को अपग्रेड कर लें इन द मीन टाइम। अभी के लिए आप पुराना कोई जो वैम्प का वर्जन है 7.1 के लिए वो चला सकते हो। चलो ठीक है सर। ओके, हसन अब्दुल्ला, अच्छा ये यहाँ पे साथ कह रहे हैं कि एज विल बी द ब्राउजर बाय वैम्प सर्वर, डू यू वांट टू चूज अनदर वेब ब्राउजर इंस्टॉल इन योर सिस्टम? तो हम यस करते हैं, तो यहाँ पे क्रोम को सेट कर लेते हैं। जी हसन अब्दुल्ला, क्या अस्सलाम वालेकुम क्वेरी है? सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी क्यूरी तो नहीं है, बस एक से सजेशन है सर। जैसे हम बेसिकली जो कोर्स कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट का सर, ये बेसिकली हम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग और इसके लिए सर। ये आप इसमें अपने लेक्चर्स के आखिरी 2 से 3 मिनट डेडिकेट कर दिया करें सर, कि हम लोग बेसिकली एज ए पाकिस्तानी फ्रीलांस जो है ना सर, वो इंडस्ट्री में काफ़ी जो है थोड़े से बदनाम भी हैं। एक तो वक्त पे काम नहीं करते और फिर चीटिंग के ऊपर भी। तो रिसेंटली एक केस इटली से भी आया है कि वहां पे भी ऐसा कुछ हुआ है। तो सर आप अगर हमारी जैसे ये 300 बंदों की हमारी 3 मिनट अगर सर दे देंगे तो अच्छा रहेगा सर हमारे लिए बेसिकली। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा सर सजेशन मैं आपकी आपको बहुत बता रहा हूँ अच्छी सर, है। बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मेरे साथ जिस टीम के अंदर अभी मैं काम कर रहा हूँ ना, मैंने जो प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ फर्स्ट डे शेयर किया था जी उसमें ये प्रॉब्लम आया। देयर वाज अ गाय फ्रॉम इस्लामाबाद हु वाज वर्किंग एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, जिसने इस वेबसाइट का पूरा फ्रंट एंड बनाया था modernroadtrips.com। ठीक है, एंड उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे उस सेटअप के अंदर, जो कि मुझे क्लाइंट को मैंने डिलीवरी देनी थी 4th of Feb को, बिकॉज आई वाज वर्किंग एज अ बैकएंड डेवलपर, और मुझे वो फ्रंट एंड वाले का कोड इस्तेमाल करना था और दोनों को टाई अप करके प्रोडक्ट फिनिश करके देनी थी, राइट? ठीक है। और जब मैंने उसका कोड देखा तो दैट वाज टोटली फ्लॉड। लाइक उन्होंने हर एक कंपोनेंट को डेवलप किया हुआ था मोबाइल के लिए कोड अलहदा, और जो डेस्कटॉप था उसके लिए कोड अलहदा, जो टैबलेट था उसके लिए कोड अलहदा। तो वो बाइंडिंग जो मैंने कोटेशन दी हुई थी कि बैकएंड और फ्रंट एंड को बाइंड करने के लिए जो काम मुझे करना है, वो कोटेशन 3 टाइम्स पे चली गई। पहली बात, उस एक बंदे की वजह से। फिर दूसरा सिस्टम क्या बना कि मैंने जो कुछ एरर्स पॉइंट आउट किए, बजाय इसके कि उसको फिक्स करके लाता, ही सेंट मी अनदर वर्जन ऑफ द HTML, और जिसमें सारी क्लासेस और सारी CSS सब कुछ चेंज था। और मैं वेबसाइट को फाइनलाइज करके एंड पॉइंट पे खड़ा हूँ। मैं सिर्फ पेपॉल इंटीग्रेट कर रहा हूँ ताकि पेमेंट को कंप्लीट करके क्लाइंट की प्रोडक्ट को लॉन्च कर दूं 4 फरवरी को, और उस पॉइंट पे मुझे एक नई HTML CSS मिल गई है। एंड अब यकीन करें कि 4 फरवरी से लेके आज क्या दिन हो गया, 18 अप्रैल आ गई है। I have worked like 1 month and 22 days free for that guy, just to save our name. And he was a shitty person, totally, because एक तो दफा उसको मीटिंग में मैं वो मतलब एक लंबे लंबे कमेंट्स छोड़ रहा है, लंबी लंबी बातें कर रहा है, डेवऑप्स की बातें कर रहा है, and he doesn't know even कि GitHub के ऊपर पुल कैसे लेते हैं। और जब मैंने उसको सिस्टम दिया, he was insisting कि आप एक्सेस नहीं दिए, वो मैंने उसको दिया सब कुछ, मैंने कहा जी ठीक है ये लें सेटअप करें। 4 दिन उस बंदे से साइट सेटअप नहीं हुई। तो है हमारे अंदर हैं भाई ऐसे लोग, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ, और मैंने इसको फेस किया खुद पर्सनली, और 2 माह किसी और की जगह काम किया है अपना पल्ला लगा के। सर मेरी बात आ रही है सर? जी आ रही है सर। मैं बस आपसे एक छोटा सा ये 30 सेकंड लूंगा सर। रिसेंटली मुझे एक इंफॉर्मेशन आई थी इटली में पाकिस्तानी किसी एक बंदे ने बेसिकली फ्रॉड करके वो स्कॉलरशिप के लिए वहां पे गलत इंफॉर्मेशन दी। अब इटली का एक रीजन है अनकोना और बलोना, वहां पे उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी बंद कर दी है। बंद कर अब दी यहाँ है ऐसे। बंद कर दी है, और हाँ जी, उन्होंने ऐसे जलील करने के लिए कहा है कि आप चले जाएं पाकिस्तान में हमारी एम्बेसी ने वहां से करवा के आए, और वो लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। सर लोग खून के आंसू रो रहे हैं वहां पे सर। ये 2 रीजन्स के अंदर लड़कियां ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया एडमिशन कोरोना के बाद। आप पैसे हाथ में लेके भी जाओगे, आपका एडमिशन नहीं हो रहा, आपका वीजा ही नहीं लगता, क्योंकि कोरोना में लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया जो है वो वेरिफिकेशन नहीं करता था। ठीक है, सही। इन्होंने क्या किया, सारे बच्चों ने कोरोना के अंदर 2 नंबर डॉक्यूमेंट बनाया, ठप्पे लगाए ऊपर, पटवारियों के तहसीलदारों को ठप्पे लगा लगा के भेजते गए। नोटरी पब्लिक खुद ही घर में स्टैंप बना के लगा के भेजी है, वीजा लगवाया, उधर चले गए। अब उस टाइम में 5-6 लाख बंदा चला गया। अब उन्होंने बंद ही कर दिया, पाकिस्तान का बंदा हमें चाहिए ही नहीं है। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। यूएस पहले स्टूडेंट वीजा नहीं लगाता। इवन आई वाज द विक्टिम ऑफ दिस थिंग। मेरा 2018 में आई गॉट स्पॉन्सर्ड फ्रॉम फेसबुक,
मुझे फेसबुक वालों ने इनवाइट किया यूएस के लिए और एवरीथिंग वाज स्पॉन्सर्ड बाय देम। मेरे पास उनका जो ऑफर लेटर था, लाइक कुछ चीज थी मेरे पास जो विजिटिंग के लिए आप B1 B2 अप्लाई करते हैं, एंड आई वाज इन द कराची एम्बेसी, और मैंने उसको लेटर निकाल के दिखाया, उसने कहा इसको हम नहीं मानते, पर कर लो इसको, शादी हुई है नहीं, बच्चे हैं नहीं हुए, अब तो जा ही नहीं सकते पाकिस्तान से, तो अब जा सकते ही नहीं है। एंड एट दैट डे देयर वर लाइक 50 पीपल इन द रो, यानी 50 लोग उस दिन इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। उसमें से एक बीबी, शी वाज लाइक 65 इयर्स ओल्ड, और उसका बेटा बाहर था और उसने अपने बेटे को मिलने जाना था, सिर्फ उसको वीजा मिला, बाकी सारे कपड़े झाड़ के आ गए। दिस इज द सिचुएशन, एंड like in 2019 I again got a sponsor from Facebook to visit US, तो मैंने अप्लाई नहीं किया बिकॉज मेरे साथ कुछ और लोग, पाकिस्तान से टोटल 6 लोग थे और उनमें से 2 PATB के ट्रेनर भी हैं। तो अगेन दे वेंट सेकंड टाइम एंड बोथ ऑफ देम आर मैरिड, बोथ ऑफ देम हैव किड्स, आई एम नॉट, दे हैव किड्स, और उनको फिर रिजेक्शन हुई, एंड देन दे रीअप्लाइड थर्ड टाइम इन द सेम ईयर, उनको फिर रिजेक्शन हुई। सो दिस इज द सिचुएशन यार। हमारे मौजदार जो कर गए हैं ना, वो पहले ही भुगत रहे हैं, और अभी हमारे में से जो लोग हैं वो ये कर रहे हैं कि भाई इनको कहीं किसी जगह का छोड़ो ही ना, और जो जिनको ऑनलाइन काम मिल रहा है वो यहाँ पे तबाही फेर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है सर, मार्केट खराब कर रहे हैं, कम पैसों में कर रहे हैं। अभी रिसेंटली सर आपको पता चला वो ये गूगल का जो है कंपटीशन सर? हाँ वो मैंने देखी है, वो स्क्रीनशॉट मैंने देखा है। उसकी रीजन ही है, लाइक मैं खुद भी, मैंने गूगल जो समर कोड का एक प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट किया। अब मसले है कि हमारे यहाँ पे जो कल्चर है ना, उसमें कोई टाइम की मैनेजमेंट नहीं है। माजे ने बुला लिया, साजे ने बुला लिया, जिसने बुला लिया उसके उठ के चले गए, फुफ्फड़ ने फोन कर दिया पहुंच गए, मामे ने बुला लिया चले गए, चाचे ने कह दिया चले गए। अपनी जिंदगी का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, कोड जैम में पार्टिसिपेट किया, पहली प्रॉब्लम सॉल्व की, बहुत ज्यादा एनर्जी फील की, मोटिवेटेड हो गए, दूसरी तक गए ही नहीं, कर लांगे वेख लांगे, इसलिए फाइनलिस्ट हम में से है ही कोई नहीं। ठीक है, और लास्ट टाइम मैं एक देख रहा था, उनका एक फाइनलिस्ट था बच्चा, दैट वाज फ्रॉम आई थिंक इंडिया, और अमेजिंग यार उसकी जो उसका कंट्रीब्यूशन था उस कोड जैम के अंदर, कमाल का था। ही वाज जस्ट 14 इयर्स ओल्ड, और हम किसी खाते में नहीं आते, हम सिर्फ मांग के खाने के खाते में आते हैं और कहीं नहीं आते। चले ये डिबेट होती रहेगी फिर। इंस्टॉलेशन हमारी जो है वो पूरी मेरा ख्याल हो चुकी है वैम्प की, सो वी कैन स्टार्ट आवर वैम्प सर्वर। अच्छा, मेरे पास सिस्टम पे अभी एक इंस्टॉलेशन चल रही है जी एम्प्स की। ठीक है, मुझे पहले वो बंद करना पड़ेगी और उसके बाद फिर मैं वैम्प चला सकता हूँ। प्रोसीजर यही है, तरीकेकार यही है इसको चलाने का, जो मैंने आपको डाउनलोड करने का। आप एक दफा इसको डाउनलोड कर लें एंड देन यू आर गुड टू यूज वैम्प जैम्प एनीथिंग। विंडोज आपके पास अपडेटेड होनी चाहिए और आप प्रॉपरली एक सेटअप को ही एक इंस्टॉल कर लें और फिर उसको यूटिलाइज कर लें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वैम्प जो है वो मेरे पास चल जाए। अब मेरे पास इस टाइम जैम्प के 2 वर्जन आ गए हैं, एम्प्स के 2 वर्जन आ गए हैं, आप लोगों को बताने के चक्कर में वैम्प का भी वर्जन आ गया। मेरा बेचारा सिस्टम पता नहीं क्या करेगा अब। सो वैम्प, ओके जी। मोहम्मद अरसलान रेज द हैंड। हाँ जी, क्या क्वेरी है जी आपकी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्विकली। सर मेरी सजेशन है एक जी जी। कि हम लोकल बाय फ्लाई व्हील यूज़ नहीं कर सकते। वो एक तो इजी टू यूज़ है, जैसे हम गूगल का साइन अप करते हैं, ठीक है, हम्म वो वैसे हम्म। ही साइन अप होता है और इजी टू यूज़ है, और मैक और ओएस में दोनों में यूज़ हो सकता है। एक बड़ा और अच्छा जैसे ही हमारे पास एक बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव है, उसका स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर्ड है ना, क्रोम नजर आ रहा है? जी हाँ, लोकल के नाम से एक सिस्टम है। आपके पास कुछ भी नहीं होता ना, आप लोकल फॉर वर्डप्रेस कर लें। इसके अंदर वर्डप्रेस की आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है। आपके पास कोई हल नहीं निकल रहा, इसको इंस्टॉल करें, इसके अंदर ही 1 क्लिक इंस्टॉलेशन से आपके पास वर्डप्रेस की एक साइट सेटअप हो जाती है। ठीक है, आई वाज गोना गिव यू एट द एंड
मैं चाह रहा था पहले आपको मैनुअल प्रोसेस पता हो कि एक्चुअली में सारा काम कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी चीज काम नहीं कर रही तो आप इसको इंस्टॉल करके इस पे काम कर सकते हैं। अब मेरे सिस्टम के ऊपर मैं वैम इंस्टॉल कर चुका हूँ, बट आई नीड रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट मैं भी इस टाइम नहीं कर सकूंगा, तो मैं आपको जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है अगेन वो एम्प्स के ऊपर बता देता हूँ, ताकि जिन लोगों का ये टॉपिक कवर नहीं हो सका वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का, वो कवर हो जाए। एंड ये मेरे पास एक वैम्प की विंडो ओपन हुई है जी। ठीक है, और इसका यूआई तो मुझे बहुत पुराना लग रहा है। तो मैं सिर्फ आपकी इंस्टॉलेशन एक दफा कंप्लीट करवा दूं, तो लेटर ऑन आपके पास जो भी सिस्टम, जो भी वर्जन चलता है, आप उसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मेरे पास ये वैम्प जो है वो रनिंग में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे अपाची 2.4, MySQL 518, MariaDB 10, PHP 578, ये सारी मेरे पास अवेलेबल है। और इसकी डायरेक्टरी मैंने जो रखी थी वो F में रखी थी। ठीक है, इफ आई कैन फेच दिस, सो वी गो टू F डायरेक्टरी। यहाँ पे ये वैम्प का फोल्डर है और इसमें अगेन www का फोल्डर है। मुझे वर्डप्रेस का डाउनलोड करके यहाँ पे रखना है। अगर मैं एम्प्स भी इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसमें भी www का फोल्डर है, उसमें भी वर्डप्रेस को डाउनलोड इंस्टॉल करके यहीं पे रखना है। तो मैं आपके लिए वर्डप्रेस जो है वो फिर से डाउनलोड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों का जो पार्ट है ये वाला वो रिपीट हो जाए। सो wordpress.org या wp.org पे जाएं, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें, एक जिप फाइल आपके पास आएगी, उस जिप फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास WinRAR का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। WinRAR का सॉफ्टवेयर आपके पास होगा, आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन यू कैन प्लेस इट इनटू द रेलेवेंट फोल्डर। अब मेरे पास ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, ये जिप फाइल आई है। मैं ओपन फोल्डर करता हूँ ताकि मेरे पास एग्जैक्टली वो फोल्डर आ जाए। ये फोल्डर है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट हेयर अगर करता हूँ, लेट्स सपोज, तो मेरे पास डायरेक्टली वर्डप्रेस का फोल्डर बन जाएगा कंटेंट्स का। एक्सट्रैक्ट टू ना करें, एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें। तो ये जो मेरे पास फोल्डर आएगा, इसको उठा के मैंने अपने वैम्प के अंदर www के फोल्डर में रखना है। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास डेटाबेस होनी चाहिए, और अगेन फिर मैं उसकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट कर सकता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को ये भी क्लियर नहीं हो रहा कि वर्डप्रेस की जो फाइल अनजिप करने के बाद जो फोल्डर आया उसको किधर रखना है। भाई, ये मेरे पास आई थी फाइल, इसको मैंने किया एक्सट्रैक्ट हेयर, तो ये आ गया मेरे पास वर्डप्रेस का पूरा फोल्डर, जिसमें WP एडमिन, WP कंटेंट और WP इंक्लूड्स का फोल्डर है। मैंने इसको किया यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी, और मैं गया अपनी F ड्राइव में, और F ड्राइव में आके मैंने यहाँ पे वैम्प में डबल क्लिक किया और www पे क्लिक किया, यानी वैम्प में आया। www का फोल्डर है www का, इस पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसे कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मुझे ख्याल आया कि यार ये वर्डप्रेस तो जनरल नेम है, मेरी वेबसाइट का कोई नाम अच्छा होना चाहिए। तो मैं अपने नाम पे अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे सिंपली इस फोल्डर का जो नेम है उसको रीनेम करना है, दैट्स इट। ठीक है, फोल्डर का नेम जब रीनेम हो जाएगा तो मैं उसी नेम से URL से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, तो दिस इज थर्ड टाइम आई एम रिपीटिंग इट। आई होप सो कि कल आप में से कोई मुझे ये ना बोले कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की समझ नहीं आई। तो www में वर्डप्रेस का ये फोल्डर है, इसको मैं करता हूँ जी वकास अली अपने नेम पे। अच्छा, अब इस वेबसाइट को चलाने के लिए मुझे चाहिए एक डेटाबेस, और डेटाबेस के लिए मुझे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में जाना है। दिस इज कंफर्म्ड। यहाँ पे जब मैं आऊंगा तो ये मुझे यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। इंस्टॉलेशन में मैंने यूजर नेम पासवर्ड नहीं लगाया, तो मैं रूट और पासवर्ड में देता हूँ MYSQL, MySQL, और कोशिश करते हैं कि लॉग इन हो जाए। ओ, इट्स नॉट, सो एक्सेस डिनाइड, रूट एट लोकल होस्ट। ओके, MariaDB में लॉग इन होता है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि MySQL में लॉगिन करते हैं विदाउट पासवर्ड फर्स्ट। यूजर नेम सिर्फ रूट लिखते हैं, पासवर्ड एम्प्टी रहने देते हैं, एंड लेट्स सी इफ इट लॉगिन्स। ले जी, विदाउट अ पासवर्ड ये लॉगिन हो चुका है। ठीक है, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो MariaDB, MySQL जो भी यूज करना चाहते हो। मैं MySQL यूज करना चाहता हूँ, MySQL ही रहने दूंगा करंट सर्वर। यहाँ पे एक डेटाबेस बनाऊंगा नहीं, और उस डेटाबेस का नाम रखूंगा वकास अली, क्योंकि ये वकास अली वाले वर्डप्रेस फोल्डर के साथ लिंक होनी है। तो मैं यहाँ पे वकास अली लिखता हूँ, और ये
लैटिन वन स्वेडिश CI आ रहा है, इसको एज इट इज रहने देंगे या आप जनरल पे इसको कन्वर्ट कर लें, इसको क्रिएट कर दें, जो भी आप बस डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट भी रहने देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वकास अली की बन गई अब डेटाबेस। किसी बच्चे से मैंने पूछा था कि आपने डेटाबेस बनाई है, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो कहाँ से कैसे बनती है। सो भाई डेटाबेस बनती है localhost/php myadmin में जाके, ठीक है, जो मैंने आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल शेयर किया है इंस्टॉलेशन ऑफ जैम्प का, आपके ग्रुप में पोस्ट लगाई है, वहां पे सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। वहां पे जैम्प की इंस्टॉलेशन भी है, वहां पे वर्डप्रेस की साइट को लोकली सेटअप करना भी बताया हुआ है। अब इस डेटाबेस को मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ अपनी साइट के साथ, तो मैं लिखता हूँ जी localhost/ वकास अली, तो आई विल गेट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट, इसको हम बोलते हैं जी इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट। और इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट के अंदर मुझे सबसे पहले लैंग्वेज चूज करनी है, दूसरे नंबर पर डेटाबेस के बारे में बताना है कि उसका नाम क्या है, उसका यूजर नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, उसका प्रीफिक्स क्या होगा। तीसरे नंबर पे मुझे साइट की डिटेल देनी है कि साइट का नाम क्या होगा, साइट के एडमिन का यूजर नेम क्या होगा, साइट के एडमिन का सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। लेट्स गो, डेटाबेस नेम इज वकास अली, यूजर नेम इज रूट, पासवर्ड इज एम्प्टी, क्योंकि हमने MySQL में जब लॉगिन किया था पासवर्ड नहीं दिया था, तो यहाँ पे आप पासवर्ड नहीं देंगे। अगर तो पासवर्ड MySQL से लॉगिन कर लेते हैं हम तो फिर देते हैं, अभी क्योंकि एम्प्टी है, मैंने सेट नहीं किया इंस्टॉलेशन में, यहाँ पे मैं एम्प्टी छोड़ूंगा। सिर्फ एम्प्स वाले इसका मतलब है MySQL यहाँ पे लिखेंगे, जिन्होंने एम्प्स इंस्टॉल किया वो ये लिखेंगे यूजर रूट और पासवर्ड MySQL। सो आई एम गोना जस्ट रिमूव दिस, सबमिट, रन द इंस्टॉलेशन। रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं तो वी जस्ट लैंड हियर। यहाँ पे मैं वेबसाइट का नाम दे देता हूँ वकास अली के नाम पे, यूजर नेम मैं रखता हूँ एडमिन, पासवर्ड रखता हूँ मैं टेस्ट, और यहाँ पे कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड कर देता हूँ। इसके बाद आई कैन राइट माय ईमेल एड्रेस, जहाँ पे साइट की सारी ईमेल्स वगैरह मुझे मिलेंगी। डिस्करेज करूंगा सर्च इंजन को कि साइट को इंडेक्स अभी ना करे, क्योंकि इस पर डेटा नहीं है, तो इंडेक्स करेगा तो इसकी रैंकिंग खराब होगी। तो अभी लोकल होस्ट पे है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसको चेक कर देते हैं। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे एंड देन वी आर गुड विद दिस इंस्टॉलेशन। आपकी वेबसाइट जो है वो इंस्टॉल वर्डप्रेस की हो चुकी है। अब आप लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंपल एडमिन, और यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट, जो पासवर्ड आपने दिया था थर्ड स्टेप में, एंड नो यू आर इनटू वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड। किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था सर मैं एडमिन में नहीं जा पा रही, तो आपने अपना सिस्टम रीस्टार्ट किया, उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने वैम्प को स्टार्ट करना है। वैम्प जब आपका स्टार्ट हो जाएगा, उस पर अपाची MySQL आपका चल रहा है, तो आप सिंपली आएंगे क्रोम में और लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश और वो फोल्डर नेम जिसमें आपने साइट इंस्टॉल की थी, आपको आपकी साइट मिल जाएगी। और अब अगर आप यहाँ पे आ सकते हैं, इसके फ्रंट पेज पे आ सकते हैं, और आप एडमिन में जाना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए WP-admin। जब आप ये लिखेंगे और आप लॉगिन नहीं है, तो आपको इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। जैसे मैं दोबारा से आपको लॉगिन करके बता देता हूँ, मैं समझे ये बंद कर रहा हूँ, मैंने सिस्टम रीस्टार्ट किया, वैम्प चलाया, और अब आके दोबारा से अपनी साइट चलाना चाह रहा हूँ, तो लोकल होस्ट स्लैश वकास अली स्लैश WP-admin, यहाँ पे आके मैं यूजर नेम दूंगा एडमिन, पासवर्ड जो भी मैंने दिया था टेस्ट, TEST टेस्ट, उससे लॉगिन कर लूंगा, तो आई एम इनटू वर्डप्रेस डैशबोर्ड। और यहाँ पे होम का आइकॉन आ रहा है, क्लिक करेंगे तो आप साइट के फ्रंट पेज पे चले जाएंगे, जैसे जनरल पब्लिक को साइट नजर आएगी। और यहाँ पे डैशबोर्ड का आइकन आ रहा है, दोबारा क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, जैसे एडमिन को साइट नजर आएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ही और शी कैन आस्क। I'm just opening the comments as well as can take some questions. जी आयशा नसीर। अस्सलाम वालेकुम। जी आयशा। सर मेरा कल सारा काम हो गया था, मैंने ऐप इंस्टॉल किया था, वर्डप्रेस भी www के फोल्डर में इंस्टॉल उसको पेस्ट कर दिया था, लेकिन ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। पहले ही पासवर्ड मांग रहा है हमसे, हमने अभी कोई पासवर्ड सेट भी नहीं किया। अच्छा, मुझे एक ईमेल करे और आई टोल्ड यू कि मैं उसमें आपका करवा दूंगा, बिकॉज सारी क्लास का टाइम मैं नहीं लेना चाह रहा। एक पर्सन की जो प्रॉब्लम है वो वहां से हल हो जाएगी। सर मैंने बहुत ट्राई की, लेकिन
मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप मैं ग्रुप में एक पोस्ट लगाता हूँ, आप उस पोस्ट को इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा, आपका मसला भी हल हो जाएगा और आपको ओके उस पर सर, टाइम भी मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू जी। हसन सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मुझे जो समझ आई है वो ये चीज़ आई है कि अगर वर्डप्रेस जो है आप न्यूली हर वेबसाइट के लिए अलग से जो है www वाले फोल्डर में रखेंगे, जिस तरह करी नेम करके। तो अब इसमें मुझे एक तो ये चीज़ क्लियर करनी है कि अब मुझे हर बार wordpress.org पे जाके उसको डाउनलोड करना पड़ेगा या ऑलरेडी नो जो नो मैंने डाउनलोड करके रखा है जो उसकी ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना उसी को कॉपी करके तो आप डब्ल्यू में रखें और डेटाबेस रीनेम कर लूँ उसको, मतलब उधर जा उधर से दोबारा आप से। प्राइम में नेम का इस्तेमाल। ओके, हाँ, क्योंकि रिलीजेस दोबारा है से वो नए नाम से मंथली बेसिस पे आती हैं, अच्छा, हो सकता है अगले महीने 6.3 आ जाए, तो अगर आपको ओके 6.3 ओके चाहिए तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके ओके। और दूसरी चीज ये बता देंगे कि लाइक जब हम इसको लॉगिन करेंगे तो एडमिन टेक्स्ट के साथ, तो ये चीज कैसे क्लियर होगी कि मैं कौन से वाली साइट पे जा रहा हूँ, मतलब ये किस साइट का एडमिन है? लाइक एक अपने ग्रुप टेक्स्ट बनाई यूआरएल एक से वकास अली के यूआरएल नाम से से यूआरएल से यूआरएल आपको पता है ना आपने क्या बनाया है, ये तो आपने याद रखना है कि मैंने इस साइट के लिए आपने ये दोनों फोल्डर का बनाया है। एडमिन और टेस्ट बनाया है? मैं जनरली प्रैक्टिस के लिए मैं रखता ही एडमिन टेस्ट हूँ, मुझे पता है मेरी प्रैक्टिस साइट है ना, तो मैं उस पे नहीं यूजर नहीं नेम नहीं पासवर्ड नहीं रखता ही हमेशा नहीं ही सर, इसी में कंफ्यूजन है ना कि अगर एडमिन टेस्ट में दो चीजों की रख दूंगा तो वो कौन से वाली ओपन होगी? भाई जो आप यूआरएल दोगे ना, इधर ध्यान करो, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वकास अली लिखा ना, तो वकास अली का एडमिन फॉर्म जब आएगा तो वकास अली वाली ओके साइड में ओके 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 ओके, गॉट इट। फिर अगर नया फोल्डर आएगा तो नए फोल्डर वाली साइड में जाओ। थैंक यू थैंक यू जी सर मैंने इसके आपको साथ पहले भी सवाल किया था, मैंने सारा अपना वैम्प इंस्टॉल कर लिया, मैं जब उसे रन करता हूँ तो वो मुझे कहता है बी पेशेंट, जब कुछ देर वो डायलॉग विंडो सर मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। तो सर विंडो पावर शेल चलता है, उसके बाद वो कुछ नजर नहीं आता, उसके स्क्रीन पे बंद हो जाता है, कहता बी रेडी, उसके बाद कुछ नजर नहीं आता। अच्छा, विंडोज कौन सी है आपकी? सर विंडो 10 प्रो। अच्छा, आप मुझे ऐसा करें, ईमेल करें आपको, मैंने आपकी स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर आपके साथ देखूंगा इस मसले को। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करूँ सर? अभी इस टाइम नहीं कर सकते, आप ईमेल मुझे कर दें, मैं आपको टाइम बता दूंगा, उस टाइम पे हम दोनों देख लेंगे इस इशू को। सर ईमेल ठीक आपने है, शेयर कर दी? मैं ग्रुप में बेटा करता हूँ, लेक्चर से फ्री होऊंगा तो मैं कर दूंगा एक पोस्ट, उसको आप फॉलो करके मुझे एक ईमेल भेज दीजिएगा, आपका मसला हल करवा दूंगा मैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, एक अकेली जान हर वक्त सारा कुछ नहीं कर सकती भाई, थोड़ा सा मुझे भी स्पेस दें आप। युमैर जफर साहब। जी सर, ये जो मैंने जैम किया था इसमें ना मुझे यहाँ पे पेस्ट करने वर्डप्रेस का, वहाँ पे www वाला फोल्डर नहीं मुझे मिला। क्या इंस्टॉल किया था आपने? एम्प जैम्प जैम्प जैम जैम्प जैम में ये एचटी मैंने डॉक्स, जैम्प में फोल्डर होगा एचटी डॉक्स का, www htdoc जी HTDOCX उसमें जाके आप फोल्डर रखेंगे तो आपको लोकल होस्ट पे वो मिल जाएगा। HTTP सर आ गया था, डॉक्स लिखना होगा नहीं? डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, ठीक डॉक्स, है सर। HT डॉक्स। ओके, तो कीर अब्बास, क्विक क्वेश्चन प्लीज, टाइम शॉर्ट है, मैं एंड करने वाला हूँ, 1 मिनट अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने जैप इंस्टॉल किया हुआ है, मतलब मेरा सेटअप मुकम्मल है, तो हम चल जाएगा ना काम से? हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, HT डॉक्स में आप रखें, चलाएं, आप जिनके पास ऑलरेडी है उनको कोई इशू तो नहीं, आप सर कह रहे थे जिनके पास नहीं था उनको बताया भाई, जो फर्स्ट ठीक है, टाइम कर रहे हैं। चले थैंक यू जी, सर। मजीद I'm not able to take more questions now, I have to end this class right now, और जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं मैं एक मैकेनिज्म ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसको फॉलो करें ताकि आप लोगों की क्वेरीज वहां पे सारे सबकी आंसर हो जाए प्लीज। और इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू स्पीक टू एवरीवन इन द क्लास एंड टेक लेक्चर अलोंग, तो आई एम गोना सेट सम क्राइटेरिया, कौन सी क्वेरीज क्लास में हैंडल होंगी, कौन सी क्लास के बाद हैंडल होंगी। ओके, so just please pardon me for now, I'm just gonna disconnect, see you guys tomorrow, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।